Hello and welcome to our channel. If you are an UPSC aspirant preparing for the general study, then you have come to the right place. In this video, we will be discussing the environment section of the UPSC GS Prelims 2018 exam, and we will going to analyze the previous year's questions, explaining the concepts in a simple and effective way and sharing tips and tricks that will help you to crack this exam. But before we move into that, I just want to check you what is your preparation that is going on regarding the current affairs section, because most of the students I know at this moment they are actually putting lot of effort in completing the current affairs sections by reading lot of magazines that is given by various institutions. So here actually I just want to advise you कि आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि just open any magazine, correct, any current affair booklet given by any institute और आप उसको पेज बाय पेज पढ़ रहे हो, पेज 1 2 3 4, मतलब इस टारगेट से अगर आप उसको पढ़ रहे हो कि आपको पूरा मतलब मंथ वाइज आपको पूरा कंप्लीट करना है, या एक कंपाइलेशन आपके पास कोई मिला है तो कंपाइलेशन आपको कंप्लीट करना है, अगर इस तरह से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, क्योंकि इट इज गोइंग टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम ओके फॉर यू. इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली इज आपको एक प्रायोरिटी सेट करना है. वो प्रायोरिटी कैसे आपको सेट करना है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जिस पे हमें ज्यादा फोकस करना है. अगर आप मेरी बात सुनो तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करंट अफेयर मैगजीन में या कंपाइलेशन में किसी में, तो आपको इन्वायरमेंट सेक्शन एंड साइंस एंड टेक सेक्शन इनको पहले कंप्लीट करना है. और कैसे आपको पढ़ना है, आप उस मैगजीन के इंडेक्स में जाओ और इंडेक्स में आपको लिखा होगा, लाइक अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो तो क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी सेक्शन, करेक्ट, ऐसा करके होगा. उनमें आप ये देखो कि कौन सा ऐसा मतलब टॉपिक्स है जो करंट अफेयर वाला है, बिकॉज अगर वो ऑलरेडी स्टैटिक में आपने कवर कर लिया है ना, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं बनता है. आपका इतना आपके पास टाइम है नहीं कि आप वेस्ट कर सको उसको. तो इसीलिए आपको इंडेक्स वाइज पढ़ना है और फिर आपको पढ़ना है किस वाइज, सब्जेक्ट वाइज. जैसे इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में करंट अफेयर एंड स्टैटिक दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, तो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको यहां से कंप्लीट हो जाएंगे. एंड दूसरा सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में होता है बेसिकली वो होता है साइंस एंड टेक, तो इसको भी आपको फोकस करना है. जब आपका साइंस एंड टेक हो जाए उसके बाद आपको इकोनॉमी पे फोकस करना है. अगेन जब आप इकोनॉमी करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो स्टैटिक पोर्शन में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि उस समय आप पढ़ रहे हो कि जीडीपी वर्सेस जीवीए क्या होता है, ओके, बैंकिंग फाइनेंसिंग, ये सारी चीजें आप फालतू में पढ़ रहे हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने अपने करंट जो आपका क्लास नोट्स है या आपका जो आपने नोट्स बनाए हुए उसमें ऑलरेडी स्टैटिक में पढ़ लिए हैं. तो प्लीज डोंट वेस्ट टाइम हियर अगेन. अगर आपको वो चीज याद नहीं है कि जीडीपी वर्सेस जीवीए क्या होता है या नीर क्या है, रीर क्या है, दिस थिंग इफ यू आर नॉट अवेयर ना, देन बेसिकली मेरा एक ही सजेशन रहेगा, गो बैक टू योर क्लास नोट्स, गो बैक टू योर ऑन नोट्स एंड स्टडी फ्रॉम देयर फर्स्ट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन द करंट अफेयर मैगजीन्स. जब आपका इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक इकोनॉमी सेक्शन हो जाए उसके बाद ही आपको अदर सेक्शन में जाना है, अदर सेक्शन लाइक पॉलिटी. क्योंकि मैंने ये चीज एक नोटिस की कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन द करंट अफेयर्स रिगार्डिंग पॉलिटी सेक्शन. सी पॉलिटी सेक्शन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका स्टैटिक से ऑलरेडी सॉल्व हो ही जाएगा, उसमें करंट अफेयर से उतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना, एंड यू आर एक्चुअली रीडिंग टू मच फ्रॉम दैट ओनली. उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपका क्लास नोट्स हो, लक्ष्मीकांत बुक हो, उसको कंप्लीट करो ना. करंट अफेयर में आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. सेम एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर, आप बहुत ज्यादा टाइम यहाँ इन्वेस्ट कर देते हो ना, जबकि क्या होता है करंट अफेयर जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट जो उसमें अच्छे से आप प्रोडिक्ट ही नहीं कर पाओगे कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क. अगेन फोकस हियर ऑन स्टैटिक पोर्शन ओनली. तो जो आपको 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ वो है इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड द इकोनॉमी. इन 3 सेक्शन में उसके बाद ही आपको जाना है इंटरनेशनल रिलेशन में. फोर्थ जो टॉपिक जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है वो था इंटरनेशनल रिलेशन. लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, इंडेक्स वाइज है. आपको ये नहीं पढ़ना है कि आप बस पेज पढ़ते जा रहे हो, यूर जस्ट कंप्लीटिंग ऑल द एंटायर बुक. ये आपका टारगेट नहीं है. आपका टारगेट है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का, और वो तभी होगा जब इंडेक्स वाइज देखो. इकोनॉमी का आपने जो करंट अफेयर मैगजीन होगी मंथली कंपाइलेशन या
ईयरली कंपाइलेशन उसके इंडेक्स में जाओ, उसमें देखो कि व्हाट आर दोस टॉपिक्स जो आपने स्टैटिक में नहीं पढ़े हैं, नहीं कवर किए ना, फोकस देयर ओनली। क्या वो गवर्नमेंट स्कीम्स है जो आपने नहीं पढ़ी है, फोकस देयर ओनली एंड लीव एवरीथिंग। एंड अदरवाइज क्या होगा कि आप 700 to 800 पेजेस का टोटल कंपाइलेशन पढ़ने में पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। सो दैट इज नॉट द राइट स्ट्रेटजी, प्लीज फोकस हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर फिर भी आपके मन में एनी, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, you can actually ask in the comment section. Okay, so sit back and relax and get ready to learn. We hope that this video will be a valuable addition to your preparations and help you in your journey towards success. Don't forget to hit the like and subscribe button to stay updated with our latest video. And thank you for choosing our channel, and we wish you all the best for your UPSC exam. Let's get started. So in 2018, basically the question that is coming from environment section was 9 only, and rest of the GS question 91. So this is that year jahan pe environment questions were less compared to 2022, 21 and 20 and 19. यहाँ पे on an average questions UPSC was asking basically 17, but 2018 में ओनली 9 क्वेश्चंस की। तो अभी आप देख लो ट्रेंड तो आपका ऐसा ही गया है कि अभी ट्रेंड क्या है, दिस इज ट्रेंड इज दिस इज, अगर 2018 है दिस इज 2022 है, तो ट्रेंड के हिसाब से देखें अभी नेक्स्ट ट्रेंड 2023 होगा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग द क्वेश्चन विल नॉट बी लेस देन दैट। करेक्ट, क्वेश्चंस फिर भी आपके लगभग 17 to 18 से ज्यादा ही क्वेश्चंस होंगे इन 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम द एनवायरनमेंट सेक्शन। So that is the reason is we cannot ignore this part. Now we are moving to question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। करेक्ट, आर्टिफिशियल लेक कौन सा है। सी फ्यू ऑफ द लेक्स विच आर ऑलवेज एक्चुअली यूपीएससी आस्क, लाइक कोलेरू लेक एंड रेणुका लेक। अगर आप देखें रेणुका लेक पे अगेन यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन इन 2022 पे भी, जिसमें उन्होंने दिया था लाइक रेणुका लेक, रुद्र सागर लेक, और ऑप्शंस में थे लाइक ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऐसा करके था। सो सच टाइप क्वेश्चन, अब आप सोचो दिस क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्क्ड इन 2018। अगर आपने 2018 में ही रेणुका वाला पढ़ लिया होता ना, देन आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन 2022 आल्सो। करेक्ट, कोलेरू लेक हमेशा इंपॉर्टेंट रही है, जैसे कोलेरू लेक एंड पुलिकट लेक, चिल्का लेक, वेम्बनानंद लेक, अष्टमुडी लेक, दीज लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट लेक, लोकतक लेक। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था आर्टिफिशियल लेक मतलब मैन मेड लेक के बारे में पूछा गया। सो सी कोडाईकनाल, कोडाईकनाल इज द राइट आंसर। बेसिकली जो कोडाईकनाल लेक है ये मेन मेड लेक है, लोकेटेड इन कोडाईकनाल सिटी ओनली, बेसिकली इन तमिलनाडु, करेक्ट, इन दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज द मेन मेड लेक। कोलुरु लेक डेफिनेटली आपने अगर मैप में देखा होगा कहाँ पे कोलुरु लेक, पुलिकट लेक, जैसे ये कोलुरु लेक, पुलिकट लेक, चिल्का लेक, ये सारी लेक्स इस साइड है। तो कोलुरु लेक बेसिकली वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, लोकेटेड बेसिकली इन आंध्र प्रदेश ओनली, करेक्ट, and it largest shallow water lake in Asia even, correct. So lake basically located in between which rivers, ये भी आपको important ध्यान रखना है, जैसे लाइक कृष्णा इन गोदावरी डेल्टा के बीच में ये कोलेरू लेक है आपकी। पुलिकट लेक भी आपको पढ़ना है, पुलिकट लेक जो है ना इट इज एक्चुअली शेयरिंग बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नैनीताल जो है, नैनीताल इट इज अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, एंड ये नैनीताल लेक बेसिकली एक टेक्टोनिक रीजन है, टेक्टोनिक ओरिजिन। आपको हमको कमेंट में बताना है विच कौन सी वो दूसरा लेक है, कौन सा वाटर बॉडी दूसरा है जो टेक्टोनिक ओरिजिन का है और इंडिया में है और वो महाराष्ट्र में है। आपको हमको आंसर देना है विच ऑफ दैट एक्चुअली टेक्टोनिक ओरिजिन वाटर बॉडी दैट इज इन महाराष्ट्र, करेक्ट। उसके बाद रेणुका लेक, रेणुका लेक बेसिकली लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, हिमाचल प्रदेश में है, एंड दिस लेक बेसिकली इज नेम्ड आफ्टर गॉडेस रेणुका ओनली, करेक्ट। सो दीज लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन पे जरूर फोकस करना है, करेक्ट। एंड फॉर एग्जांपल दीज आर द लेक्स, लाइक देखो चिल्का लेक, कोलुरु लेक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका पुलिकट लेक आ जाएगा, पॉइंट कैलीमार, वेम्बनानंद, सस्तमुडकोटा, अष्टमुडी, ये सारे क्वेश्चंस, किलुदु नेशनल पार्क, संबल, कंजी, हरिका, होकेरा, वुल्लर, चंद्रताल, ये रेणुका लेक है। देखो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इन पे फोकस जरूर करना है। लोकतक लेक ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, दीपर बिल ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इस पे भीतरकनिका मैंग्रोव्स ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज। भीतरकनिका मैंग्रोव जरूर पढ़ो। भीतरकनिका मैंग्रोव के बारे में व्हाट यू नीड टू कवर, कि ये भीतरकनिका मैंग्रोव के नियर बाई कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो पढ़ना है आपको। देन ये नॉर्थ या साउथ है चिल्का लेक के,
या ये महानदी रिवर बेस्ड, जो महानदी रिवर है उसके नॉर्थ में या साउथ में है, या कौन सी ऐसी रिवर्स हैं जो यहाँ पे आती हैं, मिल्की और भीतरकनिका रिवर जो इसके नॉर्थ में, भीतरकनिका मैंग्रोव्स के नॉर्थ में जाती है, तो वो आपको पढ़ना है ये सारी चीजें, बिकॉज भीतरकनिका मैंग्रोव्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स, वी विल डिस्कस, स्पेशली अपने 2014 के जो ईयर है उसमें ये हुआ है, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is possible consequences of heavy mining in river bed? जैसे फॉर एग्जांपल this is a river bed and this is the sea, this is sea and this is river, अगर इसमें रिवर बेड की हैवी माइनिंग करेंगे, बेसिकली सैंड माइनिंग करेंगे, then what consequences can be possible? डिक्रीज सैलिनिटी इन द वाटर। एक बात सोचो, ये रिवर का वाटर है, अगर इसमें आप रिवर माइनिंग जो सैंड माइनिंग करोगे, बिकॉज ऑफ सैंड माइनिंग द लेवल विल गोइंग टू डिक्रीज, जैसे ये लेवल डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि सी वाटर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू दैट एरिया, बिकॉज सी जो वाटर होगा ये हाई लेवल पे हो जाएगा एंड दिस विल कम अंडर लो लेवल, सो लो लेवल हाई लेवल वाटर से लो लेवल में वाटर विल गोइंग टू मूव, जैसे ही वाटर इंट्रूजन ऑफ सलाइन वाटर विल एंटर इनटू दिस रिवर, सैलिनिटी विल डिक्रीज और इंक्रीज, डेफिनेटली सैलिनिटी विल इंक्रीज, और यहाँ पे क्या डिक्रीज लिख दिया है, तो दिस इज नॉट ए राइट आंसर, जैसे ही आपको आंसर राइट नहीं मिला आपका आ गया एलिमिनेशन मेथड से। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, यस, जो सैंड होता है, सैंड एक्वाफाइट्स इसको बोलते हैं, सैंड एक्वाफाइट्स और सैंड्स ये फिल्ट्रेशन की तरह वर्क करते हैं, करेक्ट, जो सैंड्स होता है, सैंड बेसिकली दे हेल्प एज ए फिल्ट्रेशन, करेक्ट, so because of that pollution of the groundwater will increase because sands are not there, then lowering of the water table, yes, जो sand aquifers होते हैं they helps in recharging the water table because these are the sands, और जैसे ही water आएगा so ये water will enter into the groundwater only because it is going to recharge the water table, correct, अगर ये sands are not available water will not going to recharge, so water table will going to decrease, so it was a simple question था। और क्या हो सकता है consequences? Sand mining basically had direct cause of erosions, has an impact on local wildlife also because various animals they rely on the sand beaches, like example Ole ridley turtle, correct, or for example ghadial, these are required actually, correct, so that is another important कि wildlife जो हमारी होगी उस पे भी it is going to put impact। Move to another question, ये क्वेश्चन बेसिकली एक स्टैटिक टाइप और करंट अफेयर आप दोनों बोल सकते हो क्वेश्चंस, एंड इसमें आपको कंसेप्ट कुछ नहीं लगाना है। पार्टनरशिप ऑफ एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ए यूनाइटेड नेशन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशंस टुवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमिक्स, इमर्जेड, कब इमर्ज हुआ था? बेसिकली इमर्ज हुआ रायो आपका कब हुआ था? 1992 में, देन हुआ रायो +20, ये हुआ 2012 में, तो यही से 2013 में this came basically partnership for action on green economy, so ये कब आप बेसिकली आपका हुआ? so what could be the answer now here? the United Nation Conference on Sustainable Development Rio de Janeiro, that is this 2022 में, correct, यहीं पे this was actually emerged, so again it is a direct questions, you need to focus such questions also, and UPSC is asked such questions। question number 4 actually, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑलरेडी देखो इस स्टेट से ऑलरेडी इस स्टेट में नामदफा नेशनल पार्क है, उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट, सो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली आपका कहाँ पे, इसको पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं, करेक्ट, इट इज लोकेटेड इन स्टेट दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश, करेक्ट, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो नोन एज पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश ओनली, करेक्ट, और यहाँ पे बेसिकली नॉन फॉर हॉर्नबिल स्पीसीज के लिए जानी जाती है। मणिपुर में कौन कौन सा ऐसा प्रोटेक्टेड लेक या वाटर क्या है? सो मणिपुर में बेसिकली यू नीड टू रिमेंबर लोकतक लेक, करेक्ट, एंड नेशनल पार्क कैबोल लमजाओ नेशनल पार्क is only national park that is floating national park in the entire world, इस पे भी यूपीएससी already asked questions, करेक्ट, लोकतक लेक पे भी यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस, एंड इट इज नोन फॉर संगाई डियर, जिसको बोलते हैं डांसिंग डियर आल्सो, बिकॉज ऑफ वेरियस vegetations are there, in that vegetation these deers actually they walk and from the far distance they looks like they are dancing, so that is मणिपुर लोकतक लेक के लिए जाना जाता है। वहीं अगर आप मेघालय की बात करें, मेघालय, सो मेघालय में few will be important like Siju Bird Sanctuary,
correct? And Balpakram National Park, Nokrek Biosphere Reserve, they are located in Meghalaya. And now comes to Nagaland. So Nagaland के लिए important है basically Fakim Wildlife Sanctuary, Fakim Wildlife Sanctuary, Rang Pahad Wildlife Sanctuary, Rang Pahad Wildlife Sanctuary, and Singhfan Wildlife Sanctuary. These are located in Nagaland. Again, ये भी आपको पढ़ना है, दंपा, ओरंग, काजीरंगा, बक्सा नेशनल, मानस नेशनल पार्क, कामलांग, ये सब पढ़ना है आपको. These are very important. नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में whatever these are areas are, they are very important. So this is how you have to actually solve previous year questions. आपका ये नहीं होना चाहिए कि which one of the following state is जहां पे पखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, your answer is अरुणाचल प्रदेश, now move to another question. No, this is incorrect approach. आपको क्या करना है, जस्ट गो ओके इन योर नोट्स एंड फाइंड आउट व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच आर इन मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, एंड व्हाट आर अदर ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश. बिकॉज नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा, यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन जहां में आंसर्स विल बी दीज ओनली. सो प्लीज बी केयरफुल हियर. Now question number 5 क्या है, definition of critical wildlife habitat is incorporated in forest rights 20. See critical wildlife habitat क्या होता है, for example this is the national park, ये national park है, इसी नेशनल पार्क में एंटायर नेशनल पार्क या पर्टिकुलर एरिया विल बी कंसीडर्ड एज क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट. दैट क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट होगा आपका ना, this will be area of national park and sanctuaries where it has been specifically and clearly established case by case basically on the basis of scientific and objective criteria that such areas are required to be kept as inviolate for the purpose of wildlife conservation. That means no one can enter into that area cannot be violated. और ये चीज उन्होंने ऐड किया था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया Baigas have been given habitat. Yes, exactly. This is correct. For the first time, habitat rights have been given to Baigas under this Forest Rights Act 2006. आपको हमें बताना, these Baigas tribes are located or Baigas tribes are found under in which Indian states. उन states के नाम आपको बताने. Third है, Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change officially declares that habitat rights for primitive and vulnerable groups in any part of India. See, third statement is not basically correct क्योंकि it is not the environment ministry, it is a tribal affair में जो ministry है that is tribal affair. कुछ मैटर है आपका ट्राइबल का, तो environment ministry कहाँ से आ गई. तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री एंड ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर ऑल दीज थिंग्स. सो सेकंड इज करेक्ट है, थर्ड इज नॉट करेक्ट. थर्ड जैसे ही इनकरेक्ट हुआ आपका गायब हो गया, ऑप्शन विल बी ए ओनली. ऐसे ये ट्राइब्स बहुत जो न्यूज में रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इन द हिंदू में 18 मार्च जो 18 मार्च 2023 में ये था, वहां पे देखो क्या है, कुट्टा नाइकन्स, इरुलास, पनियास, कुरुम्बास, करेक्ट. सो दीज आर बेसिकली इन नियर मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, करेक्ट. बेसिकली दीज आर द ट्राइब्स विच आर लिविंग in Mudumalai Tiger Reserve area or Nilgiri Biosphere Reserves. Even they are living in Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, यहाँ पे रहते हैं. And Kuttu Naikans, they were actually also highlighted in this documentary, The Elephant Whisperers, which documentary actually won Oscar Award. So please follow all these tribes. Now next is consider the following: birds, dust blowing, rain, wind blowing. Which one of बेसिकली स्प्रेड द प्लांट डिसीज. से ह्यूमन डिसीज तो बेसिकली कोई भी जैसे होता है कि हमने कफ कर दिया देन डिसीज हो गया, स्नीजिंग किया देन डिसीज स्प्रेड हुआ, लेकिन ये सारी चीजें प्लांट तो करता ही नहीं है. प्लांट इज नॉट स्नीजिंग और कफिंग, देन हाउ एक्चुअली दे आर स्प्रेडिंग द डिसीज. तो उसके उनका जो स्प्रेड होता है वो होता है थ्रू बर्ड्स, करेक्ट. इसके माध्यम से होता है थ्रू बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स बेसिकली मूविंग थ्रू क्रॉप्स कैन कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन इन्फेक्टेड प्लांट्स टू अनदर. So birds से भी होगा. Dust blowing, yes. Wind blowing, basically some plant pathogen bacteria they are carried to the short distance by the wind only. Rain, yes, definitely. In some place, basically rain जो है seems to be more important than insects in disseminating the fire blight bacteria. कौन सा bacteria? Fire blight bacteria, correct.
by its washing or splattering effect of wind blowing, definitely that is already cover हो गया. So answer will be 1, 2, 3 and 4. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. See, this is area of infections. एक particular ट्री का, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो का ट्री है, विंड जैसे ही आएगा तो ये विंड से क्या होगा, ये इट विल गोइंग टू एक्चुअली गो इन अदर प्लांट्स ऑल्सो. नाउ अफेक्टेड एरिया क्या हो गया, इंटायर अफेक्टेड एरिया हो गया. दिस इज हाउ थ्रो विंड. रेन से कैसा होगा, आई विल शो यू फॉर द रेन ऑल्सो. जैसे रेन हुआ, अभी एरिया ऑफ इन्फेक्शन दिस ओनली दिस प्लांट टोमेटो का है, दैट इज अफेक्टेड. उसके बाद क्या होगा, व्हेन रेन होगा, स्प्लैटरिंग ऑफ द रेन्स, बिकॉज ऑफ दैट नाउ दिस विल गो, or because of the run of water it will go in other trees also. And see, now affected areas ho gaya after rain, correct. So answer will be all. Next question is, how is the National Green Tribunal NGT is different from CPC, Central Pollution Control Board? Again, it is easy question and static question only. NGT has been established by an act, yes, National Green Tribunal Act 2010 में हुआ है. Whereas CPC has been created by an executive order. Executive order just like a like earlier planning commission और अभी नीति आयोग, ऐसा हुआ है. तो this is not a right answer because Central Pollution Control Board also established through an act only, and that is under Water Pollution and Regulation Act. So this is incorrect. So Central Pollution Control Board is also a statutory body. Second is NGT provides environmental justice and help reduce the burden of litigations in the higher court. Yes, that exactly, that is the reason NGT was created. Whereas CPC promotes cleanliness of streams, wells, aims to provide quality in the country. Yes, exactly correct. तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका है CPCB, दिस बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. इट वाज कॉन्स्टिट्यूशन इन 1974 ओनली अंडर दिस एक्ट, अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट. वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अंडर हुआ है. सी ध्यान रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बट अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. बट वन थिंग यू नीड टू नोटिस इज कि प्रिंसिपल अगर फंक्शन देखें सीपीसी का, then it is spelled out under Water Prevention and Pollution Act 1974 also, and this is also under Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. So Air Pollution Act, it was Water Pollution Act, दोनों का जो फंक्शन है that is given to the CPC. लेकिन CP Central Pollution Control का मेन फंक्शन है to maintain the quality of the water. So answer will be only 2. ये आपका लिखा हुआ है, देखो, you can actually pause and you can read it again. Now question number 8, with reference to Global Alliance for Climate Smart, see climate smart agriculture एक ऐसा important topic है that is important for your mains exam also, and UPSC ने फिर से इसको repeat किया था in 2022 में. So this question is from 2018, बट यूपीएससी ने रिगार्डिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन 2022 में फिर से पूछा था. तो इसलिए इस पर्टिकुलर जो टर्म है इसको आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, विकिपीडिया में, जहां पे भी आपको इंफॉर्मेशन मिले, सर्च अबाउट दिस टर्म. ये क्या है बेसिकली कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015. पेरिस मतलब सी वो आपका यूएनएफसीसी से रिलेटेड था. तो इट इज नॉट द राइट आंसर. ये आपके लिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कौन मैक्सिमम देखता है, एफएओ. बेसिकली कंसेप्ट ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय एफएओ and officially presented at the Hague Conference on Agriculture, Food Security and Climate Change in 2010. तो this is not in Paris, but ये कहाँ हुआ था, हेज में. by which FAO में. Membership of this does not create any binding obligations. Yes, बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस हार्डली आपको मिलेंगे. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया डेफिनेटली. फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ, जैसे ही फर्स्ट इनकरेक्ट हुआ ये गया. सेकंड इज करेक्ट है, सेकंड दोनों में था तो सेकंड पढ़ने की जरूरत भी नहीं था. नाउ कम्स टू थर्ड स्टेटमेंट. इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ GACAC. सी इंडिया वाज नॉट इंस्ट्रूमेंटल, इंडिया सिर्फ एक सिग्नेटरी था, इसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं था. थर्ड स्टेटमेंट जो आपका वो इनकरेक्ट है, तो आंसर विल बी 2 ओनली. तो अगेन आई एम जस्ट एडवाइजिंग यू, focus this term climate smart agriculture for the mains exam also, and application of climate smart agriculture, examples of climate smart agriculture, ये सब आपको पढ़ना है. Now next question is basically this,
This is in the context of India's preparations for climate smart agriculture. Already we have done, and this question was asked in 2022. मैं जो आपको बताया था कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे ऑलरेडी वन टाइम क्वेश्चन पूछा गया फिर से, तो ये पूछा गया 2022 में, एंड दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन 2022 वाले वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है, आप लीगेसी आईएएस के यूट्यूब चैनल में जाओ और वहां पे देखो जाके, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस पेपर आल्सो 2022. Now question number 9, and that will be the last question basically. Momentum for change, climate neutral now. Climate neutral now in the sense क्या होता है climate neutral कि whatever the greenhouse gas emission आप कर रहे हो उतना ही absorb भी कर दे रहे हो ना. So ultimately there is a zero extra emission is there, that is known as climate neutral now. So this climate neutral now initiative launched by whom? So climate neutral होता क्या? Climate neutrality basically is a 3-step process होता है. First is measure the climate footprint. Climate footprint क्या होता है कि कोई एंटिटी है, whatever the greenhouse gas that entity is going to emit, उसको बोलते हैं climate footprint. और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था जब हम पढ़ा रहे थे आपको बेसिकली दिस जो सोशल कॉस्ट ऑफ जो कार्बन का था उसके बारे में जब पढ़ा रहे थे. सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका? रिड्यूस देयर इमिशन. रिड्यूस इमिशन as much as possible. This is a second step, as much as possible. And third step जो इसका होता है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का, वो होता है ऑफसेट what they cannot reduce with United Nations certified emission reduction. Emission. These are the 3 important steps that considered under climate neutrality. Please climate neutrality के बारे में जरूर पढ़ना. And that is done by basically UNFCCC Secretariat. Correct? So it is an initiative launched to urge individuals, companies and government to measure their climate footprint, reduce their greenhouse gas emissions as much as possible. So this is basically the end of the discussion of all the questions that came from this 2018 paper. So thank you for watching our video on UPSC GS Prelims 2018 environment previous year questions. I hope you found it informative and useful. Remember, success in the UPSC exam requires consistent hard work and dedication and smart preparation. Our channel is committed to providing you with the best possible guidance and support to help you achieve your goals. If you have any questions or suggestions, please feel free to leave a comment below. We would love to hear from you, and don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such videos. Thank you once again, and I wish you all the best for your UPSC exam. Thank you.